कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ 1-to-1 सेशन में जुड़ चुका हूं। जैसे आपको पहले 2 लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, अब तीसरा लेक्चर जिसमें आप, मैं और अपनी स्क्रीन, ये 3 ही बातें रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझा के बताऊंगा। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ने को कहे थे, जितना मुझे याद है कि एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, ये आप ध्यान से एक बार पढ़िए। एक एमसीक्यूज आता है कि कौन से ईयर को ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, एक बिजनेस साइकिल, और आपको ये समझेगा कि अगर गलत कोई एक कंट्री में भी अगर कि रिसेशन की घंटी बजने लगी तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक पे उसका इंपैक्ट होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। और एक एग्जांपल आपको पढ़ना है, दैट इज इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी बबल बस्ट 2000। एक ऐसी कहानी है कि 2000 के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे .com या .in लगा देती थी, उसके शेयर का प्राइस रातों रात बढ़ जाता था। तो कैसे, मतलब आपको सारी बातें यहां पे कही गई है। 1999 टू 2001 एक ऐसा टाइम था, तो शेयर मार्केट में इस कंपनी ने बहुत, मतलब कोई भी कंपनी .com .in लगाए स्टार्टअप कर लेती थी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर लेती थी, बहुत ज्यादा, बोला ना कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो चुका था, जितना डिमांड भी नहीं था। तो मार्केट ऊपर गया और फिर वो एक फुगा बलून फूटा, बबल बस्ट हो गया सर। तो ये क्या सीन है, एक बार आप देखिए, एक बार पढ़िए करके, आपको डेफिनेटली समझेगा। रिसेंट एग्जाम्पल 2008-9 का दिया हुआ है और अभी मैं आपको कोविड का भी दे सकता हूँ, बट एक बार आइए, आपने पढ़ना है अच्छे से। ये बिजनेस साइकिल के एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ जाएंगे सर। नाउ पे अटेंशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जो आपके साथ में अभी डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। क्या है, देखो एकदम सिंपल है, इसमें से ज्यादा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बट एक बार आप समझ लीजिए कि फीचर्स क्या है। उन्होंने कहा डिफरेंट बिजनेस साइकिल डिफर इन ड्यूरेशन एंड व्हाट इंटेंसिटी। हो सकता है स्लो डाउन तो आए, लेकिन उसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा ना हो। लॉकडाउन आया, उसके बाद इकोनॉमी गिरी, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, इकोनॉमी वापस ना सर्वाइव हम कर गए, वापस से अच्छे लेवल पे आ गए सर। ठीक है, ड्यूरेशन डिफर करता है, इंटेंसिटी डिफर करती है, बट देयर आर सर्टन फीचर विच आर कॉमनली एग्जिबिट। पहला फीचर क्या सर, बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। एक टाइम तो ऐसा आएगा सर कि बिजनेस साइकिल, मतलब तुम हमेशा पिक पे नहीं रह सकते, तुम हमेशा बॉटम पे भी नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा है कि एक, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 महीने में ही आएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 साल में आएगा, हाँ, लेकिन पीरियडिकल जरूर होता है सर, रेगुलरिटी है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल वेरी मतलब क्या, चेंज। ये जो शब्द दिया है ना बेटा आपको, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। ड्यूरेशन क्या होगा, चेंज होगा। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज। बहुत बच्चों के वेरीज का मतलब ही नहीं समझता। पहला पॉइंट 1-to-1 खत्म। मैं इंडिविजुअल सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूं, एकदम क्लियर बता रहा हूं सर। क्या, यस सर और मैडम, आप ही सिर्फ क्या कहा, बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। उनका ना तो टाइम पीरियड सेम होता है, होगा जरूर, कब पता नहीं सर। ड्यूरेशन वेरी करेगा, सरकमस्टेंसेस फ्लक्चुएशन, इंटेंसिटी भी क्या करेगा, वेरी। ये पहला फीचर। दूसरा, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेजेस, जैसे एक्सपांशन हो सकता है, पीक हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, एंड लास्ट ट्रू, मतलब सर एक ऐसा फेज जिससे वापस वो रिकवरी पे बढ़ेगा। दिस फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी। द लेंथ ऑफ ईच फेज ऑल्सो नॉट डेफिनेट। किसी भी फेज का कोई लेंथ फिक्स नहीं है सर। चलो सर, ये भी समझा। तीसरा पॉइंट, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है सर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देखते जहां पे मैक्सिमम कंट्रोल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। लेट्स सी, दे हैव परवेसिव एज वेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर सेक्टर इजीली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर सेक्टर। डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर, यस सर, क्या कहा, डिस्टर्बेंस। एक सेक्टर में अगर प्रॉब्लम आया, आज नहीं तो कल सारे सेक्टर पे कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट होने वाला है सर। डिस्टर्बेंस इन वन सेक्टर कैन गेट इजीली ट्रांसमिटेड टू अदर सेक्टर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि सर पहले क्या हुआ कि भाव बढ़ गए पेट्रोल के, अब पेट्रोल के अगर भाव बढ़ गए, उस इंडस्ट्री में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो पूरे वो लेके डूबती सबको।
ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ जाते हैं, फिर पेपर के भाव बढ़ गए, दूध के भाव बढ़ गए, सब्जी के भाव बढ़ गए, सबके भाव बढ़ गए सर। ट्रांसमिटेड, एक इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस सबको उसका इंपैक्ट गिरता ही गिरता है। डी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो all sector are adversely affected by business cycle, some sector such as capital goods industry, durable consumer goods industry, etc. are disproportionately affected. Moreover, compared to agriculture sector, industrial sector is more prone to adverse effect on what? Trade cycle. बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है राजा, और ये लाइन को IMP करना अगर MCQs आ गया तो बन सकता है। तो ध्यान से सुन मेरी बात को। क्या कहा सर कि एक होता है एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर और एक होता है क्या आपका इंडस्ट्री सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि बताओ बेटा कौन सी इंडस्ट्री को ज्यादा इंपैक्ट होता है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, किसको बिजनेस फेजेस का ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो अंडरलाइन कीजिए, कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन टू एडवर्स मतलब बुरा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हाट? ट्रेड साइकिल। तो एक एमसीक्यू आ सकता है, ट्रू और फॉल्स। अभी मैं गलत स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या गलत बोल रहा हूं। कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इज मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि मैंने शब्द घुमा दिए सर। मैंने एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री डाल दिया, इंडस्ट्री की जगह क्या डाल दिया? एग्रीकल्चर डाल दिया। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। मॉड्यूल कोई पढ़ता नहीं सर, और आपके सारे आंसर मॉड्यूल में एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट यही से बनाती है। तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन किसको ज्यादा इंपैक्ट होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ई बिजनेस साइकिल आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। यूनिफॉर्म नहीं होता सर, हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। एंड कॉजेस भी सर क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। ना तो यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना तो यूनिफॉर्म क्लॉजेस है। They cause various factor, therefore difficult to make accurate prediction in the trade cycle. Yes sir, इसलिए हम ये prediction नहीं कर सकते। डिफिकल्ट है कि accurate यही से इस पे expansion होगा, contraction होगा, क्या होगा, don't know. Okay, repercussion. रिपरकेशन मतलब परिणाम, जानते ना, वाइट परिणाम, दुष्परिणाम। हाँ पॉइंट है सर ई। अब देखो ये भी बहुत बच्चों को नहीं समझता, सेल्फ स्टडी में बता रहा हूं। Repercussion of the business cycle gets simultaneously felt on or nearly all economic variable। जैसे आउटपुट पे उसका परिणाम होगा, अगर बिजनेस ट्रेड साइकिल है, एक्सपांशन है तो एक्सपांशन का, कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन का। अच्छी बात है तो आउटपुट बढ़ जाएगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ट्रेड बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर गलत बात हुई तो एक्सपांशन, आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम। तो ये जो रिपरकेशन है सर, ये जो परिणाम है अच्छे बुरे, ये बिजनेस साइकिल के साइमल्टेनियसली सब पे होता है। इतना पॉइंट था। जी बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेजियस एंड व्हाट? इंटरनेशनल कैरेक्टर। आईएमपी बेटा यहां पे इस चीज के लिए मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ाया। कॉन्टेजियस मतलब क्या सर? कोविड क्या हो रहा था सर? त्याचा ना प्रसार होत होता सर, हवेच्या माध्यमातनी लोकांना भेटलं तर कोविड काय स्प्रेड होत होता है ना, कॉन्टेजियस। मतलब क्या सर? उन्होंने ये कहा कि बिजनेस साइकिल भी वैसे ही है सर, कॉन्टेजियस से इंटरनेशनल कैरेक्टर है। दे आर बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड इन अदर कंट्री थ्रू व्हाट? ट्रेड रिलेशन। फॉर एग्जांपल ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था इन द ईयर ऑफ व्हाट? 1930 इन द यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, स्पेशली द कैपिटलिस्टिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको एक सवाल यहां पे से 2-3 सवाल आ जाएगा। क्या कॉन्टेजियस तो है सर, एक कंट्री में अगर रिसेशन चालू हुआ, 1930 का एग्जांपल दिया तो सबको अपने चपेटे में ले लेता। बट आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इकोनॉमी स्पेशली अफेक्ट करता है इससे, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में चैप्टर 1 आपको पढ़ा होगा। वहां पे मैं सेकेंड यूनिट में आपको चैप्टर 1 के सेकेंड यूनिट में बताऊंगा कैपिटल, सोशल और मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। लेकिन फिलहाल अंडरलाइन कीजिए। क्या सर? ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा है। कैपिटलिस्टिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या होगा? ज्यादा अफेक्ट करेगा स्पेशली। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। यस सर, लगा के बजा के रख देते हैं सबकी, एंड दैट्स इट, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले सर? कॉजेस ऑफ व्हाट? बिजनेस साइकिल। तो मैं पॉइंट वाइज ही वीडियो बना रहा हूं। 5 पॉइंट अगर आपको लगे ना एग्जाम के पहले सर 2 की स्पीड पे देख लेना है। अब यहां से एमसीक्यूज कुछ नहीं आ सकता, 1-2 आ सकते छोटे छोटे, वो हमने देख लिए, संभाल लिया। अब इस चीज को कट कर दो,
मतलब ठीक है सर, ओके, लेकिन पढ़ा है, कॉन्फिडेंस से मालिक, डन। अब आगे हमको जाना है कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें हम देखेंगे इंटरनल कॉजेस और क्या बेटा, एक्सटर्नल कॉजेस। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लो, चीजों को पढ़ लो, समझ लो, जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लो, खत्म हो गया सर ये चैप्टर। अब 2 ही पॉइंट बचे, इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस। लेकिन चलो ब्रेक से पहले एक बात बताता, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिससे एमसीक्यूज आता ना वो पॉइंट में अभी खत्म कर दो। क्यों ना सर बोर कर, मतलब एक ब्रेक, थोड़ा अगर मूड है तो अभी यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, क्या सर एक्सटर्नल कॉजेस क्या है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? अभी आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, बोलो यस और नो? यस सर। यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो सर उसका इंपैक्ट क्या इकोनॉमी पे पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। जैसे वॉर का न्यूज आया, इंडियन शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया था। इकोनॉमी पे फर्क पड़ा कि नहीं? हाँ, एक तो वॉर का इफेक्ट, एक होता है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, और ये फायदे की बात होती है। अब देखो, ब्रिटेन में इतनी जगह बॉम्ब डाले ना, यूक्रेन में इतनी जगह बॉम्ब डाले, इतनी जगह झोल किए, तो अभी यूक्रेन को भी बनाना पड़ेगा वापस, रोड बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, तो वो जो काम बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बोलो यस सर नो? यस सर। यूक्रेन अभी बुरी तरीके से डाउन में, डिप्रेशन में समझो, लेकिन अब जब पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन होगा तो क्या लोगों को जॉब मिलेगी? हाँ, जॉब मिला तो पैसा आया, पैसा आया तो डिमांड बढ़ा। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इससे एमसीक्यूज डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। सुनो, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर और पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको पहले अपन समझ लेते हैं। इंटरनल फैक्टर से पहले हम जाते हैं सीधा 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 एक्सटर्नल कॉजेस पे। चलो ध्यान दो, एक्सटर्नल क्या कॉजेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मालिक, सुनते हैं। द एक्सटर्नल कॉजेस एक्सोजीनियस फैक्टर विच में लीड टू व्हाट, बूम और बूस्ट, कुछ भी हो सकता है सर। वॉर, ड्यूरिंग वॉर टाइम प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स लाइक वेपन एंड आर्म्स एक्सेट्रा increase and most of the resources of the country diverted to their production। बराबर सी बात है सर, अगर वॉर हो रहा है, बहुत सारे ना बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, एनिमी हम पे अटैक कर रहे हैं, तो हम थोड़ी ना फिर यहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचेंगे, खिलौने थोड़ी ना बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे सर? हमारा पूरा एनर्जी, सारे रिसोर्सेस किस पे शिफ्ट हो जाएंगे सर? वॉर के इक्विपमेंट बनाने में। तो सर क्या हुआ, दिस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, डेफिनेटली कम बनेंगे। अदर गुड्स में क्या आता? कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। तो क्या होगा सर? फॉल इन द प्रोडक्शन कॉज इन फॉल इन इनकम, क्योंकि अभी प्रोडक्शन बाकी गुड्स का कम है, वो बाकी कंपनियां ही बंद है, तो सर रोजगार भी वहां पे कम हो जाएगा बाकी इंप्लॉइज का। बोलो यस और नो? रोजगार कम तो इनकम कम, इनकम कम तो प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कम। बट ऑब्वियस सी बात है, दिस क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी एक्टिविटी एंड मे ट्रिगर डाउन टर्न इन बिजनेस साइकिल। तो अगर आपको पूछा अगर वॉर हुआ तो एक्सपेंशन की बात आएंगी कि कॉन्ट्रैक्शन की, तो एक ही आंसर आपने देना, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या था? एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा सर, आईएमपी करो, यहां पे एक सवाल आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, दैट इज पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। क्या है देखते हैं। आफ्टर वॉर द कंट्री बिगिन टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन, वॉर अगर खत्म हो गया, अभी भी चल ही रहा है, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, बता रहा हूं आपको, कब सर? 2022 अगस्त में, अभी भी चल ही रहा है सर। लेकिन एक बार अगर खत्म हो गया, हाउसेस, रोड, ब्रिज एक्सेट्रा आर बिल्ड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगन टू पिक अप। ऑल दिस एक्टिविटीज पुश अप इफेक्ट डिमांड ड्यू टू विच आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम गो अप। यस सर। तो आपको मैंने पहले ही लॉजिक बताया कि अगर यूक्रेन में वापस सारी चीजें बढ़ेगी, बनने लगेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगा, इनकम मिलेगा, तो सर अब इकोनॉमी क्या आ जाएगा? धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। चलो, टेक्नोलॉजिकल शॉक पढ़ते हैं सर। कौन से फैक्टर पढ़ रहे बेटा? इंटरनल के एक्सटर्नल? याद रखो, मैं आपको वापस बताता हूं, बहुत बार आपको ना हेडर से पूछ लेंगे वो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ एक्सटर्नल, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल कॉजेस। तो वॉर किस में आता? एक्सटर्नल कॉजेस में। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कहां पे आता? देखो यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कहां पे आता? एक्सटर्नल कॉजेस में। यस और नो? यस सर। उसके बाद क्या सर? ये वाला पॉइंट, साइकोलॉजिकल शॉक कहां पे आता? सॉरी, टेक्नोलॉजिकल शॉक कहां पे आता? टेक्नोलॉजिकल शॉक पोस्ट वॉर में। अब चलो पढ़ते हैं सर एक एक पॉइंट। ओके, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एनेबल प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है सर, लॉजिक समझा, कंसेप्ट समझा। हाँ, कि अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, नए और बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। मान लिया सर। दिस प्रोडक्ट जनरली रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ठीक है सर। दिस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा एंड गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी। यहां पे लॉजिकल समझ रहा है, नया टेक्नोलॉजी लाना है
तो अच्छी बात है, आपके प्रोडक्ट बेटर हो जाएंगे, सर्विसेज अच्छी हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? दिस प्रोडक्ट जनरली रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एक्सपेंशन की तरफ हम बढ़ेंगे सर, क्योंकि सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सब अच्छी अच्छी बातें होगी और इकोनॉमी में क्या आएगा? बूस्ट, मतलब अच्छा एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन द टेलीकॉम इंडस्ट्री अंडरवेंट बूम एंड दिस वॉज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट? इनकम एंड प्रॉफिट। टेक्नोलॉजी की शौक। पहले एक जमाना था जब पूरे गांव में एक फोन हुआ करता था, आपको याद होगा। तो वो एसटीडी, देखो 1 रुपए का हम कॉइन डाल के वो फोन करते थे, वो 1 मिनट के लिए चलता था, फिर टू 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 बजता था, वापस 1 रुपए का कॉइन डालना पड़ता था। आप अगर मेरा वीडियो घर पे ही देख रहे हो ना 1 to 1, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और पूछिए मम्मी पापा से क्या ऐसा होता था क्या? एसटीडी में आप अगर बात करते थे ना, तो तुमको पता है कि फ़ोन करने वाले का तो पैसा कटता ही था, लेकिन जिसको फ़ोन आया ना, सपोज आपने मुझे फ़ोन किया तो मेरा भी बैलेंस कटता था। भरोसा नहीं हो रहा ना? पूछो, अब भी कभी पूछो मम्मी पापा को, एक बार पूछ तो लो कि ऐसे हुआ करता था क्या। बहुत पहले की बात है। तो फोन करने वाले को, उसको रोमिंग बोलो या कुछ भी बोलो, फोन करने वाले का भी बैलेंस कटता था और जिसको लगा रहे उसको भी बैलेंस कटता था। इस सिनारियो में लोगों ने जिंदगी काटी है। एक गांव में एक फोन होता था, फिर एक बोलते ना कि एक एरिया में, एक मोहल्ले में एक फोन होता था, फिर सर एक घर में एक फोन होता था। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आई सर मोबाइल की, हर एक घर में 10-10 फोन है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? बेनिफिट हुआ सर, इंडस्ट्री डिमांड बढ़ी, तो इंडस्ट्री में लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया, इनकम बढ़ा, बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शॉक खत्म। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल फैक्टर। कौन सा है? एक्सटर्नली है। Whether cycle cause fluctuation in agriculture output which turn into instability in the economy, especially those economy which mainly एग्रियन। यस सर, कि यहाँ पे अगर सपोज सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये वो उस पे ये इकोनॉमिकल फैक्टर, ये जो एग्रीकल्चर पे रिलेटेड जो कंट्री होती है ना, उन पे ज़्यादा फर्क करते हैं। ये सोशल, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। और इंडिया, भारत कौन सा देश है? कृषि प्रधान। हमारा इकोनॉमी मेनली किस पे डिपेंड है सर? अगर ज़्यादा बात करो तो एग्रीकल्चर पे। इन द ईयर व्हेन देयर आर ड्रॉट्स, मतलब क्या? सूखा, अंडरलाइन करो सर, और एक्सेसिव फ्लड, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, the agriculture output badly affected. With reduce in agriculture output, income of farmer fall and therefore reduce their demand for industrial goods. सिंपल सी बात है सर। बीच में ना कुछ सालों पहले केरला में क्या आया था? बाढ़ आया था। और केरला से क्या होता सर? इंडिया में वो ड्राई फ्रूट्स हो गए ना, सुक्का मेवा अपन तेला मन, तो बादाम, किशमिश जो भी है, वो बहुत सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया। तो जैसे बाढ़ आया सर, वो सारा फसल बर्बाद। अब क्या हुआ? भाव बढ़ गए, क्योंकि डिमांड, सप्लाई कम हो गया और डिमांड तो ज़्यादा थी। तो ये इंपैक्ट होता है सर इकोनॉमी पे। रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑल्सो पुशेस अप द प्राइजेस। प्राइजेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंड रिड्यूस द इनकम अवेलेबल फॉर बाइंग इंडस्ट्रियल गुड्स। रिड्यूस डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कॉज व्हाट? इंडस्ट्रियल रिसेशन। यस सर, कि आपके प्राइजेस तो बहुत है, बट लोगों के पास पैसा नहीं ना खरीदने के लिए, उसका क्या करे मालिक? तो लोग डिमांड नहीं कर रहे। अब यहां पे क्या हो जाएगा? रिसेशन। अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों एक्सटर्नल का, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर विल बी अ लेसर सेविंग इन द इकोनॉमी। फीवर सेविंग विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड एज अ रिजल्ट इनकम भी रिड्यूस होगा और एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा। आगे बता देता हूं। विल ऑल्सो बी लेस विद द लेसर इंप्लॉयमेंट एंड इनकम, इफेक्टिव डिमांड क्या रहेगा? लेस, एंड ओवरऑल देयर विल बी स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको भावना, इस चैप्टर का पल्स अगर समझ गया है, जो मैं पहले से बता रहा हूं, गलत होता है तो सब गलत ही होते जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का ये वाला पॉइंट था सर। तुम स्विट्जरलैंड, अब भी देखो, गूगल करो, मैंने बोला था स्विट्जरलैंड का या न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन क्या है, अब भी गूगल कर लो, पॉज करो और करो। मैं बोलता हूं ना, फील आने दो। 1 to 1 अपन बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके साथ बात कर रहा हूं। सर पॉपुलेशन ग्रोथ, अरे करो ना, आपको समझेगा कि उनका पॉपुलेशन अभी आपने किया रहेगा। मेरा लेक्चर अभी करो, फिर मेरा पॉज कर लो, आपके हाथ में मेरी कमांड है, पॉज कर दो मुझे। अगर आपने देखा होगा तो 70-80 लाख, मतलब 1 करोड़ के नीचे पॉपुलेशन है। और अभी गूगल करो मुंबई का पॉपुलेशन कितना है। एक सिटी, देश के, राज्य के, स्टेट भी नहीं बोल रहा हूं, एक सिटी का पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है। 2-2.5-3 करोड़ से ज्यादा तो होगा ही होगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, बराबर ना? बिलियन मतलब करोड़ हो गए। अब देखो कितना बिलियन दिख रहा आपको दोस्तों।
ये जो बातें हैं ना, ये समझते, पॉपुलेशन का भी इम्पैक्ट होता है सर, बहुत हद तक होता है, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ नियरली ऑल नेशन आर इंटरकनेक्टेड, अंडरलाइन करो बेटा, ये एमसीक्यूज आ सकता है। क्या इंडिपेंडेंट है या इंटरकनेक्टेड है? दैट इज इंटरकनेक्टेड। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होता है क्या? नहीं सर, इट इज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड सर। देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बायलैटरल ट्रेड, बिजनेस फ्लक्चुएशन दैट ऑकर इन वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड गेट ट्रांसमिटेड इन अदर parts, and changes in law related to taxes, trade regulation, government expenditure, transfer of capital and production in other countries, shift what is preference वगैरह वगैरह, potential resources, तो पूरे इकोनॉमी पे उसका क्या होता है सर? इम्पैक्ट होता है। इतना ही बोला तो बेटा हमने क्या खत्म कर दिया? एक्सटर्नल फैक्टर। क्या खत्म कर दिया? एक्सटर्नल फैक्टर। अब बचता क्या है सर? ओनली इंटरनल फैक्टर। क्या बचता है? ओनली इंटरनल फैक्टर। तो सर क्यों ब्रेक दूं? इधर ही खत्म कर देता। सर आप मजे ले रहे हो, पहले बोला ब्रेक दो, चीटिंग है। नहीं चीटिंग नहीं है सर, खत्म करते हैं ना। मतलब एक बार अगर आप मेरे इन चीजों को देखने और समझने लगोगे तो आपको फील होगा सर बस अब चैप्टर ही खत्म। पहला वीडियो शायद से 10 मिनट का था, दूसरा 30 मिनट का था, ये 25-30 मिनट का हो जाएगा। देखते अभी कितने का होता है। हार्डली सर 2 घंटे में मैं अगर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से मॉड्यूल से बता सकता हूं, तो आप सिलेबस खत्म होने का टेंशन तो मत लो सर। आराम से होता है, चीजों को समझने पे फोकस करो, एमसीक्यूज अच्छे अपने आप सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। पहले तो ये अंडरलाइन कीजिए एक सर, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड इज इंटरनल फैक्टर, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इज इंटरनल फैक्टर, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट किस पे ज्यादा खर्चा कर रही है, इंटरनल फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरनल फैक्टर, मनी सप्लाई इंटरनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरनल। मतलब सर ये क्यों ध्यान देना है? क्योंकि आपको इन दोनों में से एक सवाल होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर? ऑप्शन ए मनी सप्लाई, ऑप्शन बी क्या बोला मैंने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सवाल वापस बदल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल कॉजेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉजेस? ऑप्शन है मनी सप्लाई, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन डी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो आपका आंसर होना चाहिए पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। समझ रहे हो सर? इंस्टीट्यूट है, कैसे बजा देगी पता भी नहीं चलेगा। पहले मॉनिटरी पे जाता हूं, चलो इंटरनल भी कर लेते हैं अभी। चलो वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आपको एक एक पॉइंट बताता हूं जो छोटे छोटे, ताकि आपका मूड बना रहे सर। फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ इट्स impact on aggregate economic activity result in business fluctuation. Government spending, especially during and after war, has destabilization effect on what economy? Yes sir, during war फर्क पड़ता है, आफ्टर वॉर फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का तुम्हारे इकोनॉमी में फर्क है, इतना ही का, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है सर। छोटा सा पॉइंट, बाद में पढ़ने का भी नहीं। मनी सप्लाई एमसीक्यूज आ सकता है इसलिए पढ़ा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू, क्या एमसीक्यूज आ सकता है सर? अंडरलाइन करो सर, आपको जो बताऊंगा मैंने बोला तो विषय खत्म, यहां पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलो ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू हार्ट्रे, द ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। एक एमसीक्यू यहां से आ गया, एक बंदे का नाम पूछा जाएगा, किसने कहा? अकॉर्डिंग टू हुम ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। तो आपको दो बातें, एक तो पूछा जाएगा नाम, तो क्या है उसका नाम? हार्ट्रे, ठीक है, जो भी हार्ट्रे सर, जो भी है वो नाम। और दूसरा उसने क्या कहा, कौन सा फिनोमेना है? मॉनेटरी, ठीक है। Unplanned change in the supply of money may cause business fluctuation in economy. An increase in supply of money cause expansion in aggregate demand and economic activity. Underline करो। अगर आपने मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ाया, क्या बेटा? अगर आपने मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ाया तो तुम्हारा कौन सा फेस देखोगे तुम? डिमांड में एक्सपांशन हो जाएगा, एक्सपांशन इन एग्रीगेट डिमांड, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। However, excessive increase in credit and money also set off inflation in the economy. अंडरलाइन करो। बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, हर बंदा डिमांड करेगा। मतलब सर पानी की बोतल एक ही है और लेने वाले 10 लोग हैं, क्योंकि सबके पास पैसा बहुत है, तो पानी की बोतल की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? सोच के बताओ सर। बोतल एक लेने वाले 10, हर किसी के पास पैसा है, तो वो बोली लगेंगी सर, प्राइस बढ़ जाएंगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अंडरलाइन करो सर, अगर एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ क्रेडिट एंड मनी, तो तुम्हारा इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ऑल्सो सेट ऑफ इन्फ्लेशन, कैपिटल आर इजीली अवेलेबल एंड देयरफॉर कंज्यूमर एंड बिजनेस अलाइक कैन बोरो एट लो रेट। दिस साइमल्टेनियस दिस स्टिमुलेट मोर डिमांड, क्रिएटिंग क्या? वर्चुअस सर्कल ऑफ प्रोस्पेरिटी। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन सप्लाई
ऑफ डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी में रिवर्स द प्रोसेस ऑफ इनिशिएट रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो अगर पैसा बढ़ेगा सब अच्छा होगा, ठीक है, वो एक्सपांशन की बात है क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर पैसा कम हुआ तो क्या आएगा? रिसेशन वाला इंपैक्ट। सर इतना अंडरलाइन कर लो, पैसा बढ़ा तो एक्सपांशन, प्रोस्पेरिटी, और पैसा अगर रिड्यूस किया, डिक्रीज किया तो क्या होगा? रिसेशन। खत्म। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में किसने बात की है? पिगो ने। अंडरलाइन करो सर, अकॉर्डिंग टू पिगो। लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, छोटा सा सेशन है, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक बार आप रीड कीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, साइकोलॉजिकल फैक्टर के, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ पिगो का नाम याद रखना कि उन्होंने कहा था क्या। साइकोलॉजी डेफिनेटली 2 मिनट का काम है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक आपको रीड करना है, दैट्स इट। क्या है? फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। 3 पॉइंट सिर्फ बचते हैं। अभी आपको मैं दूंगा ब्रेक, आप वो वाले पॉइंट भी पढ़िए। अब आपका ये वाला मुद्दा खत्म। सर क्या पढ़ना है? आप याद रखो, आपको सिर्फ एक पॉइंट पढ़ना है, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। रीड करो, अभी मेरे को डाउट पूछना लाइव में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इंपैक्ट होता है सर? 1 टाइम रीडिंग, देयर इज नो एमसीक्यूज, एक बार पढ़ो। और लास्ट में साइकोलॉजिकल फैक्टर, सिर्फ इतना याद रखो, मैंने बता दिया, पिगो ने दिया है सर, ठीक है। ओके सर, चलो. ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे काय? आशावादी. पेसिमिस्टिक म्हणजे काय? निराशावादी. ते म्हणतात की खूप लोक ऑप्टिमिस्टिक असतील, खूप लोक पेसिमिस्टिक असतील. तुम्ही तुमचा विचार करून बघा की नेमकं मार्केटमध्ये काय सीन आहे. एनीवेज, सिंपल सी बात थी, बहुत सारी बातें हमने देखी. अब लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड. आप शांति से ब्रेक लीजिए, पढ़िए, डाउट आए तो पूछिए. चैप्टर कितना बचता है सर? चैप्टर इतना ही बचता है, दैट इज रिलेवेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. एंड आपका चैप्टर खत्म, 5वां चैप्टर डन है ना. हार्डली 10-15 मिनट का लेक्चर होगा. चलो यहीं पे मैं रुकता हूं. बाय, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.